अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। गर्मा गर्म तड़केदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज की खबरें शेयर करने से पहले मैंने आपको ये बताना है कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अब मछली मंडी में और उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और झड़प हुई है जी, अब की बार प्रोग्राम है जी कामरान शाहिद का। और कामरान शाहिद के शो के अंदर इरशाद भट्टी जो हैं, उन्होंने जब जमहूरियत के ऊपर लानतें भेजना शुरू की तो उसके बदले में जो न्याजी साहब हैं, उन्होंने भी बदले में जो है इरशाद भट्टी के ऊपर लानतें भेजी। और फिर जो उज़मा बुखारी हैं, उनके बारे में तो अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि वो कितनी सीख पा हो जाती हैं और वो किस तरह फिर बोलती हैं और फिर वो कोई लिहाज भी नहीं रखती हैं। तो उन्होंने जनाब जी लानतें भेजी और काफ़ी झगड़ा हुआ इनका स्क्रीन ऑन स्क्रीन। ज़रा देखिए। उज़मा साहिबा, अच्छा आप बोले, कामरान, उज़मा दिस इज साहब माय बोले, आप टर्न। बोले बोले, आप नहीं, दिस फरमाए, इज माय टर्न ना। आप फरमाए अब फरमाए। लानते मुझे भी तो भेजनी है ना। अब हो सकता है मेरा भी लानते भेजने को किसी पे दिल कर रहा हो, तो मैंने भी तो लानते भेजनी है ना। मैं भी तो आखिर इस मुल्क का एक शहरी हूं ना। मैं एक सियासी कारकुन हूं। मैं फरमाए। बिल्कुल लानत भेजती हूं उनके ऊपर जो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करते हैं। मेरी भी लानत है उन लोगों के ऊपर जो पेड ट्रोल्स की तरह काम करते हैं। मेरी लानत है उन लोगों के ऊपर जो किसी के एजेंडे के ऊपर काम करते हुए दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाते हैं। मेरी लानत है उन लोगों के ऊपर जो सियासतदानों के खिलाफ जो है वो एक किसी मुहिम का हिस्सा होते हैं और उस मुहिम खुशी में जो है वो पार्ट देते हैं। मेरी लानत है उन पॉइंट आ लोगों के गया, ऊपर जो मुझे अपने आप सबको को जो मैनेज है वो कर लेना। तजियाकार कहते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक बहुत किसी लानते सियासी भेज जमात दी, से आज होता है। बस कर दे। मेरी इतनी लानत है उन लोगों लानत। के ऊपर जो चोर दरवाजों से जो है वो बन जाते हैं तजियाकार। मेरी लानत है उन लोगों के ऊपर जो दूसरों को जो है वो लान चोर तान करते हैं और खुद काउंसलर होने की औकात नहीं होती। दरवाजे। मेरी भी लानते हैं सबके ऊपर, फिर आ जाते हैं लानतों का मुकाबला कर लेते हैं। सही कह ये कोई रही है। तरीका है? अच्छा जी, ये कोई बात ये, है? अच्छा अब्बास से आप बड़ी प्लीज लानते एक होगी। तहजीब से बात एक करें। लानत। आपकी लानते आसमान के एक ऊपर लानत हैं। और आप बात बहुत तो बड़े सच पढ़े है, लिखे लेकिन बात खूबसूरत एक हैं। लानत मैं और कहता भी हूँ है। लानते लानते हो गई है, शो में बस कर दे। सबको लग जाएंगी और हमारी लानते आपको नहीं उज़मा लगेंगी। साहिबा, ऐसे आपका तो नहीं होता ना। आप आपका पॉइंट आ गया। नहीं, जी जी, आप लानते उनको हो तो इतना अल्लाह लाइक को देते हो, किसकी इतना लानत लाइक होगी। देते हो। मेरी अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी मेन खबर की तरफ। और वो ये है कि आप लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और बताने वाले ये बताते हैं कि ऐसा इस्तकबाल करने की तैयारियां की जा रही हैं कि शायद कोई सोचेगा भी नहीं। लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि नवाज शरीफ जो हैं वो जेल में थे और फिर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर यूथिया जो हैं वो कहते हैं कि उन्होंने मुआहदा किया। और रातों रात आखिर इमरान न्याजी साहब को हुआ क्या था कि उन्होंने फौरी तौर पे इजाज़त दे दी थी नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की, स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके। तो उसकी पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि बताया ये जा रहा है कि जेल के अंदर नवाज शरीफ को जहर दिया गया था। इस पर पहले भी बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग इस पर सियासत करते हैं, कुछ लोग इसको सच्चा कहते हैं, कुछ लोग इसको झूठा कहते हैं। लेकिन ये खबर सच्ची साबित हुई है और वक्त ने ये साबित किया है कि जिस वक्त नवाज शरीफ को जेल के अंदर जहर दिया गया था तो इनके अलावा एक और सियासतदान थे, उनको भी जहर दिया गया था। उनका नाम मुझे हमेशा से भूल जाता है, एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है और वो बहुत ही ज़्यादा वीक भी हो गए थे। तो नवाज शरीफ की तस्वीरें भी उस वक्त जब आई थी जेल से, तो अगर वो तस्वीर हुई तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, अगर वो मुझे मिल गई तो नवाज शरीफ की हालत देख के और उनका वेट जब रिड्यूस हुआ था और फिर उसके बाद उनको जहर के असरात पर ये हुए कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह से गिर गए थे। फिर आपको याद होगा कि इमरान खान है, जब उन तक ये बात पहुंची तो इमरान खान जो है वो पहले तो इतने परेशान नहीं हुए, लेकिन यास्मीन राशिद ने उनको बताया था कि नवाज शरीफ की जान जो है वो ख़तरे में है, क्योंकि अब जो उनको डोज दी गई है उसके अकॉर्डिंगली लगता नहीं कि वो मज़ीद जो है वो बच सकेंगे। और इसमें बताने वाले बताते हैं कि माशाल्लाह से जो जो सहूलतकार थे, फैज़ साहब जैसे, वो भी शामिल थे। अब अल्लाह जाने कि वो शामिल थे या नहीं थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है फौरी तौर पे ले तो लाल से काम लेने के बजाय न्याजी साहब ने रातों रात जो है कहा कि इससे पहले कि नवाज शरीफ का मुद्दा हमारे सर के ऊपर पड़ जाए, अब जहर तो जो देना था वो दे दिया है, तो फौरी तौर पे उनको जिला वतन जो है वो किया जाए। और आप इसको अब जिला वतनी कह लें, आप इसको हिजरत कह लें, अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कह लें, लेकिन वही नवाज शरीफ जो है वो कुदरत का खेल ये है कि अब फाइनली जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और जिस वक्त अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो जेल में कौन है? न्याजी साहब। यानी कितनी जल्दी देखें रंग बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको जो खबर देनी है वो जनाब ये है कि साइफर का जो केस न्याजी साहब के ऊपर बना हुआ है, इमरान खान के जुडिशल रिमांड के अंदर जो है फाइनली अदालत ने 14 दिन की जो तौसी है वो कर दी है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो जुडिशल रिमांड है उसमें 26 सितंबर तक तौसी की गई है और जज और दीगर अमला जो है वो जेल से रवाना हो गया, क्योंकि न्याजी साहब से पूछकर जो है वो आजकल जेल के अंदर ही चल रही है।
और बताने वाले ये बताते हैं कि तारीक इंसाफ के जो वकला हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर बाहर निकले जब वो न्याजी साहब को काफ़ी ज़्यादा अंदर तसल्ली तिफल तसल्लियाँ जिसे कहते हैं ना वो देकर आए थे कि नहीं जी अब की बार तो आप लाजमी छूटेंगे, अब की बार तो लाजमी बचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, अब मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी एक और ख़बर। तो पिछला वाला व्लॉग अगर आपने सुबह वाला मेरा व्लॉग नहीं देखा तो आप देख लें, उसमें पाकिस्तान के खालिद लतीफ़ जो क्रिकेटर हैं उनको हॉलैंड की तरफ से 12 साल की सज़ा सुनाई गई है, महज इसलिए कि वो शख्स जिसने तौहीन रिसालत की थी उसके बारे में उन्होंने कहा था कि इसका सर कलम कर देना चाहिए, महज इतनी सी बात के ऊपर। तो हम मुसलमान कैसे बर्दाश्त करें कि जो है वो इस तरह की चीज़ें हों। और अब नाउज़ुबिल्लाह ये जो बाहर के ममालिक हैं ये मज़हब की तौहीन जो है खुलेआम कर रहे हैं। स्वीडन के अंदर भी नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाया गया, आपने देखा, और एक बार नहीं कई मरतबा ये हुआ। और अब जो है अमेरिका के अंदर जो है ये सिलसिला शुरू हो चुका है। वीडियो स्क्रीन के ऊपर साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये अमेरिका ने जनाब क्या किया है कि वहाँ पर उनकी एक रियासत है, बताया जा रहा है मुबैना तौर पर शिकागो। आई डोंट नो कि अब एग्जैक्टली ये वही जगह है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि शिकागो है। और वहाँ पे 9 सितंबर को एक जुआ खाना जो है उसका इफ्तिताह किया गया, जिसके मरकज़ी दरवाजे के ऊपर जो है कलमा तैयबा जो है वो लिखा हुआ है। कुछ लोग इसको कलमा तैयबा कह रहे हैं, लेकिन मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे ज़रा जूम करके पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसको कुछ उलट करके लिखा गया है, मतलब इसमें कुछ अल्फाज का हेर फेर किया गया है। और ये किस चीज़ का सबक देता है कि जुआ खाना और बाहर आप जो है अगर नाउज़ुबिल्लाह कलमा लिखा गया तो फिर इसके बारे में बात होनी चाहिए। और फिर जो खालिद लतीफ़ जैसे लोग हैं या जो क्रिकेटर्स हैं वो जब बात करते हैं तो फिर उनको सज़ाएं देते हैं। यानी कि मुसलमानों के लिए हर चीज़ का इम्तिहान है, और अपनी दफ़ा आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, और फिर जब कोई इस बारे में बात करता है तो फिर उसको सज़ाएं सुनाते हैं। और समझ से बाहर है कि यूरोप में और अमेरिका के अंदर और हर जगह पर ये जो इस्लामोफोबिया तेज़ी से फैल रहा है, ये जो यहूदो हनूद करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनको मुंह की खानी पड़ेगी और ये नेस्तो नाबूद होंगे, क्योंकि ये मेरा वादा नहीं है, आपका वादा नहीं है, तो अल्लाह का वादा है। और जो इस्लाम है उसकी हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने खुद लिया हुआ है। बहरहाल अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर देखें जी, एयरपोर्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं जी साकिब नासूर अपनी नासूरी मतलब अहलिया के साथ, और आप अंदाज़ा ये करें कि एयरपोर्ट के ऊपर अपना सामान उन्होंने खुद ही कैरी किया हुआ है, अपना सामान खुद उठा रहे हैं। एक साइड पे आपको साकिब नासूर का वीडियो यानी तस्वीर नज़र आ रही है, और दूसरी साइड पे आपको जो काफ़िला नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि जब साकिब नासूर जो हैं अपनी नौकरी कर रहे थे तो किस तरह से प्रोटोकॉल लिया करते थे। कभी भी 30 गाड़ियों से कम का काफ़िला इनका होता नहीं था। 25-25, 30-30 गाड़ियों से प्रोटोकॉल लेने वाले ये जो साहब हैं, आज इनकी ये हालत है कि एयरपोर्ट पे इनको कोई पहचानने वाला नहीं है। ये वही है ना जिन्होंने डैम फंड जमा किया था, डैम फूल बनाया था हमारी पूरी कौम को। और बंदियाल साहब के साथ भी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में यही सब कुछ होगा। जब ये लोग अपनी सीट पर बैठे होते हैं तो नाउज़ुबिल्लाह ये लोग फ़िरौन बन जाते हैं, लेकिन फिर फ़िरौन का जो अंजाम हुआ था वो भी आपके सामने था। वो कहते हैं ना कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, मगर क्या कह सकते हैं। और वो जो दंदान साज हैं हमारे सदर अलवी साहब, इनकी भी तो एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी ना, जब ये एयरपोर्ट के ऊपर जो है सीट्स के ऊपर ही लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे। और अभी देखें इस वक्त उनका दिमाग कौन से आसमान पे पहुंचा हुआ है। कभी वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करना चाहते हैं, कभी कर नहीं पाते हैं, कभी दबाव आता है फिर दबाव नहीं लेते हैं, फिर कोई सजेशन दे देते हैं, कभी कोई वो पंजाबी में कहते हैं शुरली छोड़ते हैं, कभी कोई शुरली छोड़ते हैं, मतलब वो बाज नहीं आते शुरलियाँ छोड़ने। बहरहाल जी अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो स्क्रीन के ऊपर आपको साइड पर वीडियोज नजर आ रहे हैं। माजी में जब जब नवाज शरीफ के ऊपर बुरा वक्त आया और नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाना पड़ा, और जब जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो उनका फ़कीदुल मिसाल किस्म का जो है वो इस्तकबाल हुआ। और अब की बार नवाज शरीफ जो हैं वो दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं, सेहतयाब होकर आ रहे हैं, अच्छे तरीके से आ रहे हैं। और नवाज शरीफ के बारे में इस वक्त नून लीग के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं वो ये हैं कि अब हमारी पार्टी ने ख़त्म होने के बाद, क्योंकि उनकी नज़र में पार्टी इसलिए ख़त्म हो चुकी थी कि मियां नवाज शरीफ को जहर दिया जा चुका है, प्लेटलेट्स गिर चुके हैं, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, मुल्क से बाहर जा चुके हैं। ऊपर से जनरल बाजवा, फैज़ और न्याजी का जो गठजोड़ था वो तो था 2035 तक का। पता नहीं 2035 तक इन्होंने जीना भी था कि नहीं, क्योंकि न्याजी साहब की उम्र भी 75 साल के करीब ही है। लेकिन अल्लाह का आप देखें करना कि अल्लाह ताला ने उम्र भी दी, अल्लाह ने सेहत भी दी, पाकिस्तान भी आ रहे हैं। और सुनने में आया है कि एयरपोर्ट के ऊपर इतना रश होगा कि वहाँ पे शायद 1 लाख से ज़ायद बंदा जो है वहाँ पे इकट्ठा होगा। अब लेट्स सी उस दिन रोड्स का क्या हाल होगा, उस दिन एयरपोर्ट का क्या हाल होगा, लेकिन ये तो मुझे पक्का यकीन है कि बहुत बड़ा जलसा होगा, बहुत ज़्यादा लोग होंगे और बहुत अच्छा इस्तकबाल होगा।
चलते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान ने जनाब जी कुछ होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए हैं, और क्या फरमा रहे हैं मौलाना साहब वो भी आप लोग सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि 2013 में मेरे पास जो तागूती ताकतें हैं वो आईं जो यहूदियों को सपोर्ट करती हैं, और उन्होंने कहा कि न्याजी का साथ दो वरना ये होगा या वो होगा जो होगा। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, ये भी सुने। और मौलाना फजलुर रहमान का एक और क्लिप आपको सुनवाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने सहाफ़ी जो है हामिद मीर उनको टोक दिया था कि मेरा कंपैरिजन जो है वो बुशरा बीबी के साथ या न्याजी की फैमिली के साथ ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी को एक ऐसी खातून करार दिया जो अपने बच्चों पोते पोतियों और अपने शोहर को छोड़कर एक शख्स के साथ चले गई, और उनके नज़दीक जो है ये बहुत बेहयाई है। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों क्लिप्स में, खुद ही सुन लीजिए। तुम इतना संगीन ले रहे हैं। फिर आखिर में मुझे धमकी दी कि पैसा आएगा, बहुत बड़ा पैसा आएगा, गली गली कूचे कूचे तक पहुंचेगा, आपकी मस्जिद तक पहुंचेगा, मौलवी साहब तक पहुंचेगा, खतीब तक पहुंचेगा, इमाम तक पहुंचेगा, और तुम तनहा रह जाओगे। लिहाजा सोच समझ कर फैसले किया करो। मुझे नसीहत कर रहे थे। अब मैं तनहा हूं, मेरे पास न मौलवी है, न मेरे पास मस्जिद है, न मेरे पास मदरसा है, लेकिन हकायक तो सामने आए। तो ये सारी चीजें जो हैं मेरे साथ बराह रास्त हो चुकी हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि किस तरह हमारा नौजवान, हमारा एक मुसलमान भाई, पाकिस्तानी मुहब्ब वतन, किस तरह इनकी चपटी बातों से जो है वो गलतफहमी का शिकार है। इमरान खान ने तो इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वो अपनी हर तकरीर का आगाज अय्या का नाबुदो अय्या का नस्तईन से करता है। उसकी अहलिया मोहतरमा जो है वो वैसा ही पर्दा करती है जैसा आपके घर की खवातीन करती हैं। तो ये तो बहुत बड़ा तजाद है। हजरत ये चीजें जो है ना थोड़ा सा डिस्कस न करें तो अच्छा है। अच्छा, किसी के घर में जाके झांकना, किसी के घर में जाकर उसके ताल्लुकात बनाना, किसी के घर में जाकर उसकी बीवी जो है उसे तलाक दिलवा कर अपनी बीवी बना लेना, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे अखलाकियात हैं। और क्या इस पर बहस करूं मैं, मुझे मेरी शराफत इजाजत नहीं दी थी कि मैं इस पहलू पर उसको डिस्कस करूं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ जो है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मगरमच्छ कौन है जी, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसका नाम है जी यूसुफ, और यूसुफ उर्फ कानड़ा इनका नाम है। ये एक बहुत बड़ा मगरमच्छ जो है वो गिरफ्तार हुआ है, और इसका काम क्या था। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे जो हसास इदारे हैं वो हुंडी के ख़िलाफ़, स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो ये जो शख्स है ये कराची की जो सबसे बड़ी मार्केट है उसका हवाला हुंडी, कराची से हवाला हुंडी डॉलर स्मगलिंग का ये बहुत बड़ा स्मगलर था। यानी ये स्मगल करता था, और करोड़ों की मालियत की इसके घर से गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद हुई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वफाकी तहकीकाती इदारा यानी कि FIA एंटी करप्शन सर्कल ने हवाला हुंडी और गैर मुल्की करेंसी के लेन देन में मुलव्विस इस शख्स को ना सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि इसने अपना जो इब्तदाई बयान है वो रिकॉर्ड करवाया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि FIA एंटी करप्शन सर्कल ने कराची के इलाके बहादुराबाद में कार्रवाई ये की है। जहां पर ये कार्रवाई हुई है कराची का इलाका है बहादुराबाद, और वहां पे इन्होंने इस शख्स के घर से जो है मुल्की और गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद की है। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो शख्स है ये 2000 अमेरिकी डॉलर्स, 48,000 सऊदी रियाल, 12 करोड़ ईरानी तुमन और 94,000 जो 94,600 शामी पाउंड और 30,700 इंडियन रुपए के घर से जो है वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो दीगर करेंसीज हैं उसमें 320 लबनानी दिनार उसके घर से निकले हैं, 17,000 इराकी दिनार निकले हैं, डेनमार्क की करेंसी निकली है, स्वीडन जो करेंसी है वो 8,710 निकली है, नॉर्वे की करेंसी निकली है 1,45,000, और तुर्कमानिस्तान की जो करेंसी है और आज़रबाईजान की करेंसी है वो भी इसके घर से निकली है। अच्छी खासी रकूम इसने अपने घर में रखी हुई थी, और ये हुंडी का कारोबार जो है वो करता था। और आपको मज़े की बात ये भी बता दूं कि ये जितने भी लोग हैं जो हुंडी का कारोबार कर रहे थे या स्मगलर्स थे, इन सब के ताल्लुकात जो हैं वो बैंकर्स के साथ भी थे। और ये जो बैंकर्स हैं उनकी मिली जुली, समझ लें कि ये टोटल मिला के माफिया जो है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था, जो इस वक्त तमाम का नेटवर्क जो है वो टूटा है। उसके अलावा आपको खबर दे दूं कि उस्मान बुज़दार के जो फ्रंट मैन है उनके घर पे जो है वो एंटी करप्शन का छापा मारा गया है, और उस्मान बुज़दार के दोस्त के घर से भी जो है वो 15 करोड़ रुपए से ज़ायद का कैश जो है वो निकला है। तो आप अंदाज़ा करें कि इनके लिए करोड़ों की बातें जो हैं वो कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं।
इसके अलावा आपको बता दूं कि इस्लामाबाद जो है वो गैर कानूनी मनी चेंजर और बैंकर्स का गठजोड़ बन चुका है। गैर कानूनी मनी चेंजर्स ने मुख्तलिफ बैंकों से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद जो है गठजोड़ करके ये सारा सिलसिला बना के रखा हुआ था। इस्लामाबाद के 78 बैंकर्स थे जिन्होंने आपस में ग्रुप बनाया हुआ था और ये गठजोड़ में मुलव्विस थे। और उसके बाद ये क्या करते थे कि ये गैर कानूनी धंधा ये करते थे। लॉकर्स इन्होंने बनाए हुए थे जिसमें करोड़ों डॉलर्स इन्होंने आप रखे हुए थे, स्टोर किए हुए थे। और लॉकर से मुतल्लिक FIA और दीगर इदारों ने तहकीकात का दायरा जो है वो वसी कर दिया है। कई लॉकर्स को सील कर दिया है। निजी शॉपिंग मॉल के का एक अपार्टमेंट है उसको भी सील किया है क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर भी इन्होंने पैसा भरा हुआ था और अपार्टमेंट में लाखों डॉलर्स की रकम की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर जो एजेंट है वो फरार हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ FIA की टीम ने एजेंट के घर पे भी छापा मारा और उस FIA की टीम जो है उस पर उन्होंने फायरिंग भी की बदले में, क्योंकि माफियाज के ऊपर आप हाथ डालोगे तो वो तो आपको आराम से इस तरह से नहीं रहने देंगे। यानी आप अंदाजा करें कि खुद बैंकर्स, लॉकर्स, पूरे पूरे फ्लैट्स, पूरे पूरे घर, फिर हुंडी, फिर स्मगलर्स, ये सारे मिलकर ये सब कुछ कर रहे थे। और अब तक जो है वो तकरीबन 4 से 5 फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनको जलाया जा चुका है जो कि मंशियात का कारोबार कर रही थी। तो आप समझ लें कि मुल्क के अंदर क्रैकडाउन हो रहा है। और मैं उन लोगों को बता दूं कि जो ये समझ रहे हैं कि डॉलर बस 300 तक रहेगा, नहीं, डॉलर का जो इन्होंने टारगेट रखा है वो 250 है। 250 तक, जब तक डॉलर 250 का नहीं होता क्रैकडाउन जो है वो जारी रहेगा। उससे पहले जो डॉलर बीच में कुछ अरसे के लिए स्टेबल करेगा वो 270 से 80 के दरमियान करेगा। ये बात मेरी आज लिख लें। और जैसा कि आपको पता है कि बड़े बड़े स्मगलर्स हैं, वहीं पर मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि न्याजी साहब के गिरफ्तार होने से पहले इनका और बुशरा बीबी का आपस में झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा किस बात पे हुआ था? क्योंकि न्याजी साहब की जो घर की बेसमेंट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा बोरियों में पड़ा हुआ था। बताने वाले बताते हैं कि वो तकरीबन 4 अरब रुपया था और वह सारी ब्लैक मनी थी। और बुशरा बीबी ने वो पैसा जो है वो वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी के बाद और पहले जो है वो वहाँ से गायब भी किया। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि जिस दिन न्याजी साहब को गिरफ्तार किया गया था उस दिन पुलिस अफसरान का बयान भी आ चुका है। हालांकि मैंने पुलिस अफसर का बयान आने से पहले ही आपको ये सारा वाकया बताया था अपने व्लॉग में कि जब पुलिस अफसरान गए थे, रेड मारी थी उन्होंने और न्याजी साहब को गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने पुलिस अफसर को ऑफर भी किया था और उन्होंने जो इशारा किया था वो AC की तरफ किया था। TV लॉन्च का जो AC था उन्होंने कहा था इसके पीछे पैसे हैं, दीवार के अंदर पैसे हैं, AC के पीछे पैसे छुपाए हुए हैं, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि पुलिस वाले अगर वो सिंपल गए होते तो शायद वो पैसे लेकर आ भी जाते, लेकिन उनको फिर जिनकी तरफ से डंडा था उन्होंने कहा हुआ था कि भाई जिसको हमने कहा है उसको लेकर आना। और अगर वो पैसे ले लेते, शायद उनके मुंह में पानी आ ही रहा हो कि नाज़िर साहब ने इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ तो चलो यार हम ले लेते हैं, लेकिन इजाज़त नहीं थी। एक प्रोफेशनल तरीके से एक रेड की थी। तो बुशरा बीबी जो हैं वो भी पैसों के खेल में मुलव्विस हैं। उस्मान बुज़दार का फ्रंट मैन भी पकड़ा गया है और आने वाले आप दिनों में देखिएगा कि उस्मान बुज़दार के ऊपर अभी कोई हाथ नहीं डाल रहा। और क्यों नहीं डाल रहा? वो बड़ा पक्का हाथ है क्योंकि अंदर खाते सब कुछ चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे। तो जनाब ये थी आज की तमाम खबरें। अब बारी है जी आप लोगों की। इन खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ दिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।